Okay. Hello guys, this is CA Taha Kolkata Wala and here we start with our first educational video and that is of Index series and we have picked up the king of Index that is financial instruments. Now guys, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर आपने मेरी सारी फ्यूचर की आने वाली वीडियोस देख ली, then I will guarantee you guys आपको इंडेक्स से प्यार हो जाएगा. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो व्हाट इज दिस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? तो अभी इमेजिन करिए कि आपके सामने एक ट्री है. ट्री के रूट्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं. तो वैसे ही फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तीन पार्ट में बांटा गया है. फर्स्ट इज रूट्स, दैट इज इंड एस 32, इंड एस 32. देन इट कम्स द ब्रांच, दैट इज इंडेस 109. ब्रांच इतना बड़ा होता है ना, तो इंडेस 109 इज वेरी बिग. एंड थर्ड इज इंडेस 107, बाहरी दिखावा, डिस्क्लोजर. सो आप जैसे पीपीटी में देख सकते हैं, इंडेस 32 इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंटेशन. इंडेस 109 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, whereas इंडेस 107 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर. Now we'll start with Ind AS 32. Okay. So अभी Ind AS 32 स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है? What is financial instrument? तो आपके जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है. और financial instrument is any contract. Any contract. Emphasize कीजिए ये वर्ड पे, any contract that give rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. सर मुझे सच्ची में कुछ नहीं समझा ये पढ़ के, बट मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे चार चीज़ दिखने लायक है. एक एनी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड, नेक्स्ट इज फिनेंशियल असेट का वर्ड, नेक्स्ट इज फिनेंशियल लायबिलिटी, देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. गाइज अगर आपने ये चार वर्ड का मतलब समझ लिया, आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रूट हो गया. तो we'll start with it now. Now what is financial asset? Financial asset को डिफाइन किया है इंड एस 32 ने. दैट इज फिनेंशियल असेट इज कैश, पैसा. अभी मेरे बैलेंस शीट के अंदर कैश दिख रहा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, चेक्स एट हैंड. ये सब क्या है? ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. ये सब आइटम फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल असेट. देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी. वापस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी मतलब क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर में, अदानी ग्रुप के शेयर में. तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो पहले अगर आपको याद होगा बचपन में हम लोग AS 13 पढ़ते थे उसके लिए, अभी उसके लिए हमें फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए. तो अगर मैंने कोई कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उसके शेयर खरीद के रखा है, तो दैट इज अ फिनेंशियल असेट. तो अब तक हमने क्या पढ़ा? दो चीज़ पढ़ा. एक ए कैश, दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी. धन क्या है? धन सी देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फिनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी. इसका मतलब क्या? अगर मैं कंपनी हूँ, मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है. ये वर्ड पे एम्फेसिस दीजिएगा, इस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. मैंने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी बोला था एनी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्फेसिस देना है. मैं बताऊंगा आपको क्यों देना है. ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फिनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी का मतलब क्या होता है? मुझे, मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले में मुझे कैश मिलने वाला है या तो कोई दूसरा फिनेंशियल एसेट मिलने वाला है. वापस, मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले मुझे कैश मिलेगा या तो कोई दूसरा फिनेंशियल एसेट मिलेगा. तो एग्जांपल अगर मैं देने जाऊँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इज ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स जिसको बोलते हैं हम लोग. अभी डेटर्स है, डेटर्स मेरे बैलेंस शीट में पड़ा है, करेक्ट. उसके बदले क्या मिलेगा मुझे? डेटर्स के बाद वाला स्टेप क्या होगा? डेटर्स से मुझे पैसे आने वाला है, तो मेरा राइट है वो पैसे पे.
तो इट इज व्हाट, फिनेंशियल असेट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा फिनेंशियल असेट हुआ। ओके, सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लोन का। अभी मेरे बैलेंस शीट के अंदर लोन पड़ा है, लोन रिसीवेबल। मैंने कोई एंटिटी को, किसी पर्सन को लोन दे के रखा है, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। मतलब वो मुझे पैसा देगा, आप ले लो मैंने आपको लोन दिया है, आप मुझे 5 साल बाद रिटर्न कर देना। तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? कैश। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने कोई कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखा कि आप ये डिपॉजिट रखिए, मुझे आप ये गोडाउन यूज़ करने दीजिए, ये गोडाउन यूज़ खत्म हो जाएगा, आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देना। तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले में एंड में क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा? मैं क्या, किसके लिए हकदार हूँ? कैश के लिए हकदार हूँ। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में मुझे कैश मिलेगा, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में मुझे कैश मिलेगा या तो कोई दूसरा फिनेंशियल एसेट मिलेगा, दैट विल बी अ फिनेंशियल एसेट। सर वापस वापस। अभी फिनेंशियल एसेट के अंदर मैंने क्या बोला? ए, कैश। बी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। सी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फिनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। फिर सी का सेकेंड पार्ट क्या है? टू एक्सचेंज फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। अभी ये जो 3 पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और फोर्थ इज डी डेरिवेटिव्स। ये मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हमें जस्ट बेस जानना है, रूट्स जानना है कि क्या है फिनेंशियल एसेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटरप्राइज, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स और डी डेरिवेटिव्स। ये है फाइनेंशियल एसेट। आपको अगर नींद में उठा के किसने पूछा क्या है फाइनेंशियल एसेट, आपको याद होना चाहिए कि कैश, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके बदले मुझे पैसे मिलने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कुछ भी ऐसा जिसके बदले कैश मिलने वाला है, दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट, दी एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल एसेट। अभी मैं आपको एम्फेसिस दे रहा था एनी कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड पे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या इज एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एनी कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों एम्फेसिस दे रहा था कि अभी सपोज जैसे मैंने बोला सर ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपका फिनेंशियल एसेट हुआ। मैंने बोला हाँ यस फिनेंशियल एसेट हुआ। क्यों? बिकॉज उसके बदले मुझे कैश मिलने वाला है। मैंने बराबर है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। हाँ बराबर है। बट अभी इमेजिन करिए कि मेरे बुक्स के अंदर दिख रहा है इनकम टैक्स रिसीवेबल या तो TDS रिसीवेबल। अभी TDS रिसीवेबल मेरी बुक्स के अंदर दिख रहा है, मतलब क्या? मुझे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से TDS के पैसे आने वाले हैं, इनकम टैक्स के पैसे आने वाले हैं, करेक्ट? हाँ, पैसे आने वाले हैं। और मैंने बोला तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले मुझे पैसा आएगा वो फिनेंशियल एसेट हुआ। तो सर ये TDS रिसीवेबल और इनकम टैक्स रिसीवेबल क्या फिनेंशियल एसेट हुआ? क्या? नहीं। वाई? बिकॉज दे आर माई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, दे आर नॉट माई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। आपको ये बात समझ में आई? अगर कोई ऐसी चीज दैट इज स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, मेरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो मेरे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन से ही हट जाएगी। बिकॉज हम लोग ने क्या बोला है? एनी कॉन्ट्रैक्ट। और एनी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन क्या किया है? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं पढ़ने जाऊँ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए that give rise to financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity। अभी आप ये डेफिनेशन समझने के लायक बने हो। इसका मतलब क्या? कि मैं एंटिटी ए हूँ, आप जो देख रहे हो वो एंटिटी बी है। अभी मेरे लिए अगर फिनेंशियल एसेट हुआ, अगर मेरे लिए कोई आइटम फिनेंशियल एसेट हुआ, तो आपके लिए वो फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होगा। समझे आप? डेट गिव राइज टू फिनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। मेरे लिए अगर फिनेंशियल एसेट है तो आपके लिए फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो दिस इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। आपको कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारा मेल आईडी दिया है, पूछ सकते हैं हमें।
ओके, सो अभी हम थे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फिनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। अभी आप लोग सोच रहे होगे सर हमें समझा कि मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले मुझे कैश मिला तो मेरा फिनेंशियल एसेट हुआ, ये समझा। बट ऐसा कौन सा आइटम है जिसके बदले मुझे अनदर फिनेंशियल एसेट मिलेगा? इसका कोई एग्जांपल दीजिए सर। तो ठीक है, अभी ऐसा कोई आइटम देख लीजिए, सपोज डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अभी मेरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है एक पार्टी के साथ कि मैंने आपको वो पार्टी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। अभी वो पार्टी क्या कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं आपको कैश नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैं आपको कैश नहीं दूंगा। मेरे पास है ना रिलायंस के शेयर थे, तो मैं आपको रिलायंस को शेयर दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, रिलायंस के शेयर क्या हुए, फिनेंशियल असेट हुआ। सो दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फिनेंशियल असेट। ओके, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद फिनेंशियल लायबिलिटी। अभी आप लोग गेस कर सकते हैं फिनेंशियल लायबिलिटी क्या होगा। फिनेंशियल लायबिलिटी विल बी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ फिनेंशियल असेट। इसका मतलब क्या, फिनेंशियल असेट में हम लोग ने क्या देखा था? सर फिनेंशियल असेट इज व्हाट? ए कैश, बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, सी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, उसमें ए वन पॉइंट टू रिसीव कैश और अनदर फिनेंशियल असेट ऑफ अनदर एंटिटी। फिर 2 पॉइंट आपने नहीं पढ़ाया और डी डेरिवेटिव्स आपने ऐसा बोला। तो अभी जो सेकेंड पॉइंट है और डी डेरिवेटिव्स, वो थोड़ा ह्यूज टॉपिक है, उसको अलग से मैं अनदर वीडियो में कवर करूंगा और फिर आपको लिंकेज करके दूंगा, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन था। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या था? सर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा था, फिर फिनेंशियल असेट लिखा था, फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी लिखा था। हाँ, उसका मतलब क्या? अब मेरे लिए अगर फिनेंशियल असेट हुआ तो आपके लिए फिनेंशियल लायबिलिटी या तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ। करेक्ट। अभी फिनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या? फिनेंशियल लायबिलिटी मीन्स ए, इसके अंदर क्या लिखा है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब मुझे देना है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो फिनेंशियल एसेट में लिखा था उसका मतलब क्या, उधर राइट वर्ड लिखा था, उसका मतलब क्या? मेरा हिस्सा, मतलब मैं हकदार हूँ उस चीज़ के। ऑब्लिगेशन क्या? मुझे देना है वो चीज़। मुझे क्या देना है? मुझे कैश देना है। कैश देना है या तो अनदर फिनेंशियल असेट देना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेट पेएबल्स, क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं। अभी क्रेडिटर्स के बदले अगर मेरे बुक्स के अंदर क्रेडिटर्स लिखा है, उसका मतलब क्या? क्रेडिटर्स को मैं क्या दूंगा? पैसे। आई एम लायबल टू गिव देम मनी। करेक्ट। तो क्रेडिटर्स इज व्हाट? फिनेंशियल लायबिलिटी। मेरे बुक्स के अंदर लोन दिख रहा है, बोरोइंग्स दिख रहा है, मैंने किससे उधार लेके रखा है? बैंक से उधार लेके रखा है। मैं बैंक को क्या दूंगा बाद में? बदले में क्या दूंगा? कैश दूंगा। सो दैट इज व्हाट? फिनेंशियल लायबिलिटी। फिर अब देखेंगे जो ए का 2 पॉइंट है, टू एक्सचेंज फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लायबिलिटी विद पोटेंशियली अनफेवरेबल कुछ तो लिखा है, और बी डेरिवेटिव्स कुछ तो लिखा है। ये सेम टू सेम इज फिनेंशियल असेट है, बस थोड़ा फर्क है। फिनेंशियल असेट में फेवरेबल था, यहाँ पे अनफेवरेबल है, और बी डेरिवेटिव्स। इतना याद रख लो, ये मैं कवर करूंगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड का टाइटल होगा फिनेंशियल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज करके। उसके अंदर आपको फिनेंशियल लायबिलिटी का वापस थोड़ा हिंट दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग एएस में अकाउंटिंग साइड में पढ़ते थे। इक्विटी मतलब क्या? मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब। वैसा अभी इक्विटी नहीं है। इक्विटी को उन लोग ने बहुत सीरियस में, इक्विटी क्या होता है वैसा हमें ट्रीट करना है। अभी अगर मैं आपको समझा होगा कि फिनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या, कि मुझे कैश पे करना है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो, ₹100 रिसीवेबल, ₹100 पेएबल। तो इमेजिन करिए ये बादल है, 100 रिसीवेबल के उधर मैं खड़ा हूँ और ₹100 पेएबल के इधर आप खड़े हो। आप क्या कह रहे हो? मुझे रिसीवेबल है, तो आपके लिए क्या हुआ? फिनेंशियल असेट। मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे पेएबल है, तो मेरे लिए क्या हुआ? फिनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन पे जाऊँ तो फिनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी, फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी। तो दिस इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। एंड अभी फिनेंशियल असेट भी आपको समझा होगा, आई होप सो, एंड फिनेंशियल लायबिलिटी भी समझा होगा। देन नेक्स्ट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के पास आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए।
आपको एकदम डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा व्हाट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के अंदर कैसे हम लोग इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, कब इसको कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। ये सब आप, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ आपको समझेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बस उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट that evidences a residual interest in the asset of an entity after deducting all of its liabilities. These are instruments which are neither financial asset or financial liability. Example ordinary shares. इसका मतलब क्या? मैं आपकी कंपनी के अंदर नेट असेट के हिस्से में भागीदार हूँ, मुझे आपका नेट असेट का भागीदार मिलेगा। आप जब भी डिसॉल्व हो गए, आपकी जब भी कंपनी के बाहर लाइन लगेगी गवर्नमेंट का, डेटर्स का, फिर स्टैचू एम्प्लॉयज़ का कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, तो वो लाइन के लास्ट के अंदर मैं भी खड़ा रहूँगा कि मुझे आपसे पैसे चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट ऑर्डिनरी शेयर्स, दिस इज़ व्हाट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का और एक डेफिनेशन बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, बट अभी के लिए इतना इतना बस बेसिक के लिए समझ लीजिए कि व्हाट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इट इज इक्विटी शेयर्स, बस। तो अगर मैं वापस पूरा समराइज करने जाऊँ तो आज हमने क्या सीखा कि सर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 3 चीज़ होता है, इंडेस 32, 109, 107। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडेस 32। इंडेस 32 के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा? सर व्हाट इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फिनेंशियल एसेट टू वन एंटिटी एंड फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी टू अनदर एंटिटी। फिर हम लोग ने बोला कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोले कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं। इसका मतलब क्या? इनकम टैक्स रिसीवेबल है, टीडीएस रिसीवेबल है, ये मेरा फिनेंशियल असेट नहीं हुआ, ये मेरा फिनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं हुआ। इनकम टैक्स पेएबल है, अगर ये मेरा बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, it is not a contractual obligation, it is a statutory obligation, therefore it won't form part of my financial instrument का definition। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन। अगर आप, मैं बोलूँ आप 2 मिनट्स के अंदर अगर आप मुझे बोलोगे फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन क्या है? करेक्ट, फाइनेंशियल असेट मतलब क्या? ए कैश, बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, सी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। सी का सेकेंड पार्ट नहीं पता। डी डेरिवेटिव्स। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट का सेकेंड पार्ट नहीं पता, बस पोटेंशियली फेवरेबल, अनफेवरेबल ऐसा कुछ तो था। बी डेरिवेटिव्स, ये मैं समझाऊंगा आपको। फिर हमने क्या पढ़ा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जो नॉर्मल शेयर कैपिटल रहता है वैसा होता है। बस दिस इज द बेस। ये बेस के हेल्प से हम लोग ब्रांच की तरफ पहुंचेंगे। अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर मैं कुछ आइटम देता हूँ आपको, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है ये मेरा फाइनेंशियल असेट हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ कि नहीं। ठीक है, कैश, सर ये तो डेफिनेशन में लिखा है फाइनेंशियल असेट हुआ। देन डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, सर फाइनेंशियल एसेट हुआ, क्यों? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, करेक्ट। देन प्रीपेड एक्सपेंस, सर प्रीपेड एक्सपेंस भी फाइनेंशियल एसेट हुआ? नहीं सर नहीं, क्यों? बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर हमें कुछ कैश नहीं मिलता। क्यों? व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने खर्चा कर लिया है, उसके बदले मुझे कुछ गुड्स मिलेगा, कुछ सर्विसेज मिलेंगी। अगर ऐसा कुछ है, अगर मुझे कुछ गुड्स मिल रहा है, कुछ सर्विसेज मिल रही है, देन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। तो ये एकदम बोल्ड के अंदर लिख लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। क्यों? बिकॉज उसके बदले में मुझे कैश नहीं मिलेगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? गुड्स या तो सर्विसेज मिलेगी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। सर लैंड बिल्डिंग, उसको मैं बेचूंगा, उससे पैसा आएगा, तो ये मेरा फाइनेंशियल एसेट हुआ? नहीं। अभी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जानने के लिए है कि जो मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं, फिक्स एसेट मुझे नहीं भूलना चाहिए, इट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो वो जो मेरे आइटम्स होते हैं, इनटेंजिबल आइटम्स होते हैं। और अभी एक नया वर्ड आया है इंडेस 116 लीजेस के अंदर, राइट टू यूज असेट।
दिस असेट्स आर नॉट माई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बांध के रख लीजिए। क्यों सर? मैं इसको बेचूंगा तो फिर मुझे बेचने के बाद तो पैसे आएंगे ना। अग्रीड, तुझे पैसे कभी आएंगे? बेचने के बाद पैसे आएंगे। बट हम लोग असेट्स को क्यों लेते हैं? बेचने के लिए लेते हैं या उसको यूज करने के लिए लेते हैं? हाँ, तो इसकी वजह से जो मेरे असेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स है, पीपीई इंटेंजिबल असेट्स है, दे आर नॉट माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ये समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट, इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट। टेंजिबल इंटेंजिबल राइट टू यूज असेट इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट। क्यों सर? बिकॉज उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके बदले पैसे नहीं मिलने वाले। उसको यूज करके हमें कुछ आइटम आएगी, उसको बेचने के बाद पैसा मिलेगा। सो थर्ड फोर्थ स्टेज में पैसा मिलेगा, इसलिए दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आर यू क्लियर गाइस? अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी पे अगर कुछ एग्जांपल दे दूँ तो मैं ट्रेड पेएबल्स है, फिर मेरा बोरोइंग्स है। अभी सपोज डिबेंचर्स है मेरी बुक्स के अंदर, इसके अंदर क्या है? मैं आपको पैसे पे करूँगा, आप मेरे डिबेंचर्स ले लीजिए, मैं आपको पैसे पे करूँगा और इंटरेस्ट पे करूँगा। तो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। So guys, here we end a basic discussion on financial asset, financial liability और equity। अभी आपका होमवर्क रहेगा कि आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट उठा लीजिए और उसमें देखिए फिनेंशियल असेट के अंदर क्या क्या आइटम्स है, फिनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर उन लोग ने क्या क्या आइटम्स डाली है। अभी आपका मेन टास्क क्या है? आपको बाइफर्केट करना है। अगर मैं आपको नींद से भी उठा के पूछूं कैश, तो आपको पता होना चाहिए ये फिनेंशियल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज नॉट अ फिनेंशियल एसेट। लैंड, नॉट अ फिनेंशियल एसेट। ट्रेड पेएबल्स, फिनेंशियल लायबिलिटी सर। तो आपको ये सब अंदाजा होना चाहिए, आपको बाइफर्केट करने को आना चाहिए कि सर दिस इज माय फाइनेंशियल एसेट, दिस इज माय फाइनेंशियल लायबिलिटी। एंड इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी का आगे का डिस्कशन आई विल गिव यू इन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। एकदम बेसिक है। सो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिए।